Hello everyone, welcome back to Sisya Class YouTube channel. So we are now going to learn about the third part of chemical thermodynamics. हम already 2 sessions कर चुके हैं इसके. हमने पिछले 2 सेशंस में सीखे थे फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हमने ये भी सीखा था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट फंक्शन क्या है. हम इंटरनल एनर्जी के बारे में सीख चुके हैं, हम एंथैल्पी के बारे में सीख चुके हैं, हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन एंड देन we will begin with our topics for today. So my name is Nidhi and I have done my post graduation from IIT Bhubaneswar. All those who are following the channel, all those who have followed the series, they already know about me. But all the new joinees, I have 5+ years of experience teaching IIT JEE and NEET examination, and today we are doing just that. We are going to learn about physical chemistry and कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम chemical thermodynamics पढ़ रहे हैं यहाँ पर. तो हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड पार्ट पर है. लेट्स सी व्हाट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी और आज हम क्या पढ़ेंगे. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंथैल्पी के बारे में, हमने कैलोरीमेट्री पढ़ लिया है, राइट. एंड वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री, है ना. तो हमने एंथैल्पी, कैलोरीमेट्री और थर्मोकेमिस्ट्री ऑलरेडी समझ लिया है. वी हैव सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. हमने सारे फॉर्मूलाज भी पढ़े थे. आई होप यू हैव सीन दैट सेशन. आई होप यू हैव रिवाइज दोज फॉर्मूलाज. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हीट कैपेसिटी क्या होता है. तो अगर आपको याद हो, जब हम कल पढ़ रहे थे कैलोरीमेट्री के बारे में, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड योर कॉफी कप कैलोरीमीटर, तो अब हमने कहा था हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, राइट. ये पढ़ा था हमने और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी लिखे थे. नाउ वी हैव रिटन देयर हीट कैपेसिटी. हमको पता ही नहीं है हीट कैपेसिटी क्या है, एंड वी हैव सेड दैट वी विल लर्न इट टुडे. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. देन उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. फिर हम उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे जो आप पहले से जानते हो, एंथैल्पी चेंज का और इंटरनल एनर्जी चेंज का, एंड वी विल सी द रिलेशनशिप. उसके बाद क्या करेंगे हम? देन वी विल टॉक अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके बारे में सीखेंगे. एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द एंट्रोपी चेंज. जो आप स्पॉन्टेनिटी की बात करते हो, कैसे पता चलेगा आपको? व्हाट इज द कंडीशन दैट वी हैव टू सी फॉर विच वी आर गोइंग टू सी दी एंट्रोपी, है ना. कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा वाला थर्मोडायनेमिक पैरामीटर देखना पड़ेगा उसके लिए. वी विल लर्न अबाउट एंट्रोपी फॉर दैट. ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में, हमारा फाइनल सेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गैस फ्री एनर्जी. वो लास्ट पोर्शन होगा. आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विथ हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं. क्या मतलब होता है इसका? आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस. यू हैव एनी सब्सटेंस, यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो आप कितना हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, उसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी. देखो, heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius या 1 Kelvin. इसे कहा जाता है heat capacity. In order to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius या 1 Kelvin, difference होना चाहिए 1 यूनिट का, उसे कहा जाता है हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट में ही काम चल जाएगा, उसकी हीट कैपेसिटी कम है, राइट. किसी सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना, बहुत सारी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. क्या बोला है? ये टोटल हीट कैपेसिटी है. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल हीट कैपेसिटी, यू विल जस्ट सिंपली राइट इट एज कैपिटल सी, या कई बार कैपिटल सी का सबस्क्रिप्ट टी भी लिखते हैं. दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट टोटल हीट कैपेसिटी. चलो, ये समझ में आ गया. नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू डिवाइड कितना आपने हीट प्रोवाइड किया और कितना टेम्परेचर का चेंज आप लाना चाहते हो. तो कितना हीट प्रोवाइड किया वो न्यूमरेटर में, और कितना टेम्परेचर का चेंज लाना चाहते हो वो डिनोमिनेटर में लिख दिया. लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. ठीक है, फिर क्या है? सो एज वी कैन सी है, ये है हीट कैपेसिटी. यूनिट कैसे पता चलेगी? दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो जूल में होगी या तो कैलोरी में. दिस इज टेम्परेचर, या तो डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा.
Based on that you will have the unit joule per degree Celsius, joule per Kelvin, कैलरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलरी पर केल्विन, आपकी मर्जी है आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या यूनिट है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, आप पता कर सकते हो कि हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, ठीक है। ये भी समझ में आया। दिस इज ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 यूनिट का चेंज आता है देन वी विल कॉल दिस एज टोटल हीट कैपेसिटी। आप जो भी डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं आप वही सब्स्टिट्यूट करोगे अपने डिनोमिनेटर में, अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू नो अबाउट द हीट कैपेसिटी फॉर दैट टेम्परेचर चेंज। दैट इज ऑल वी हैव टू डू, ठीक है। फिर क्या करें, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, हो गया। ये तो हम कह रहे हैं टोटल हीट कैपेसिटी है। अब मान लो हमको निकालना है हीट कैपेसिटी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, वो भी निकाल सकते हैं क्या? आपको निकालना है हीट कैपेसिटी 1 मोल सब्सटेंस के लिए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम बात है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सब्सटेंस फॉर विच द मास इज स्पेसिफिक, फॉर विच द नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड। तो क्या कहते हैं उस हीट कैपेसिटी को? लेट्स फाइंड आउट। काफी सिमिलर है, इन तीनों का रिलेशनशिप भी हमको आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। Yes, see, we talk about specific heat capacity when you are talking about increasing the temperature of 1 gram of substance. सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तब आप क्या निकालते हैं? देन वी विल कैलकुलेट दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से, या कई बार ये ऐसे भी दिया होता है कैपिटल सी का सबस्क्रिप्ट एस। ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, स्मॉल सी भी दिखा तो भी चलेगा। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय हाउ मच? 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसका कोई रिलेशनशिप है टोटल हीट कैपेसिटी से? बिल्कुल है। हमने मास फिक्स कर दिया ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरी टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय जो भी मास है आपके सब्सटेंस का। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यही वाली चीज आप 1 ग्राम सब्सटेंस ना लेकर 1 मोल सब्सटेंस के लिए निकालना चाहो, तब उसे क्या कहेंगे? तब आप उसे कहोगे मोलर हीट कैपेसिटी। सो हाउ डू वी डिफाइन मोलर हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज या हीट रिक्वायर्ड व्हेन यू ट्राई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। उसे क्या कहा जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। कैसे लिखेंगे उसको? सी कैपिटल सी और उसका सबस्क्रिप्ट स्मॉल एम। इसको कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। इसका क्या रिलेशनशिप है टोटल हीट कैपेसिटी से? टोटल हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ मोल्स से, तो वो क्या आ जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर तो आपका हीट कैपेसिटी है ना, बस नीचे मोल्स आए हैं ना। सी जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर केल्विन तो पहले से ही था, आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है? पर मोल। यहां पर भी जूल पर केल्विन तो पहले से ही था, आपने और क्या डाला है डिनोमिनेटर में? पर ग्राम्स। बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है ना। जूल पर केल्विन तो पहले से ही था, वो तो टोटल हीट कैपेसिटी की यूनिट है। हमने क्या जोड़ा है एक्स्ट्रा? पर ग्राम, या यहां पर क्या जोड़ा है एक्स्ट्रा? पर मोल जोड़ा है। एंड लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अब एक और क्लासिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने 3 टाइप की हीट कैपेसिटी पढ़ी। टोटल हीट कैपेसिटी, जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करो, उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। फिर आपने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर आप बदलना चाहते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे कहा आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आपने पढ़ा मोलर हीट कैपेसिटी। आप किसी सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहते हैं तो उसे कहेंगे आप मोलर हीट कैपेसिटी। 3 टाइप की हीट कैपेसिटी पढ़ी। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो उसको भी देख लेते हैं। फिर यही वाली चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, वो जो CV और CP लिख कर आए थे आप एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, वो कहाँ से आता है? वो यही है, ठीक है। दिस इज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट। लेट्स सी दैट एज वेल।
देखो, हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। सो दिस इज द हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो आपको V सबस्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है क्या चीज कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेसिकली ये क्या है, वो जो मोलर हीट कैपेसिटी आपने पढ़ी है, वो मोलर हीट कैपेसिटी अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर निकालो तो उसे कहा जाएगा Cp। आप इसको ऐसे भी लिखा देख सकते हो, कई बार ऐसे भी होता है CPM। घबराना नहीं है, क्या हो गया, ये दो चीजें कैसे आ गई। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे, CVM, CPM। मोलर हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट प्रेशर, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालोगे तो आप किससे रिलेट करोगे, फिर इसको एंथैल्पी चेंज से। एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालोगे तो किससे रिलेट करोगे, इंटरनल एनर्जी चेंज से। ठीक है, तो इधर आप क्या लिखोगे, ये आपने लिखा डेल्टा U n CPM डेल्टा T। यहां पर क्या लिखा, डेल्टा H n CVM डेल्टा T। ठीक है, तो ये आप निकालना चाहते हो। ओके, उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी। लेट्स सी, ये है हमारा CV और ये है CP, CVM और ये है CPM। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी का चेंज, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी का चेंज। इसे हमने कहा था कोई आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हो जाती है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा H भी 0 होता है और डेल्टा U भी 0 होता है। क्यों, डेल्टा T 0 हो जाएगा ना, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हमने Cp और Cv देख ली। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको क्या ध्यान रखना है, अब आपको पता होना चाहिए Cp और Cv फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, है ना। नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, वो सिर्फ लिख देगा मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक गैस है। आपको पता होना चाहिए वहाँ पर Cp और Cv की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यूज। दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी है, ये Cp और Cv में रिलेशनशिप क्या है। एक चीज़ दे रखी है, दूसरी हम फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वी कैन रिलेट इट टू R universal gas constant. So let's see that relationship also. Okay, please see relationship between Cp and Cv. So Cp minus Cv is equal to R, या Cp minus Cv equal to NR. N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। बस इतना सा करना है, बस इतना सा करना है। आपको Cv पता है, आप Cv निकाल सकते हो, बस क्या करना है, N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू आर डन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट Cp विद Cv। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, ये भी हम समझ गए। हम बात कर रहे थे मोनोएटॉमिक डायटॉमिक की, हम पता लगा सकते हैं कि क्या है उनका Cp और Cv। लेट्स सी दैट टेबल, और वो टेबल याद होनी चाहिए हमको, है ना। अगर आप याद नहीं करेंगे आप क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो नहीं बताएगा आपको क्वेश्चन, आपको पता ही होना चाहिए। अगर उसको बताना होगा क्वेश्चन में, वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी हैव टू नो दी फॉर्मूला। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये देखो, मोनोएटॉमिक के लिए आपके Cv की वैल्यू क्या आती है, 3/2R। कोई मोनोएटॉमिक गैस है, उसके लिए Cv की वैल्यू है 3/2R। Cp की वैल्यू है 5/2R, जो आप निकाल भी सकते थे, आपको तो आता है फॉर्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू R। यही तो किया है, 3/2R। आपको अगर पता है Cv की वैल्यू, उसमें R ऐड किया तो 5/2R अपने आप नहीं आ जाएगा। तो ये कोई याद करने की बात है नहीं, आपको एक चीज याद करनी है। आप बस इतना याद कर लो, ये तो आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो ना, इसमें तो कोई इशू होगा ही नहीं, ये तो आसान है। फिर गामा निकालना होता है, द रेशियो ऑफ Cp ओवर Cv। तो वो कैसे आएगा, बस इसको डिवाइडेड तो करना है, राइट। तो बेसिकली इस टेबल में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक रो, एक कॉलम याद रखना है। बस ये वाला कॉलम अगर आपको याद है तो ये तो आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे। फिर गामा का तो रेशियो ही तो है वो, एंड लाइक दैट यू कैन फाइंड इट आउट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस। कई बार क्वेश्चन में Cp और Cv की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वी कैन सब्स्टिट्यूट द गामा ऑल्सो होते हैं। तो ये भी याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, इट विल बी आस्क्ड। ठीक है,
तो इस पर थोड़ा सा स्टार मार्क बना लो. यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल. यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन बाय सॉल्विंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, है ना. नहीं दिया होता वहाँ इंफॉर्मेशन. बहुत ही अच्छी, अगर आपको बहुत ही अच्छा या अच्छी एग्जामिनर मिलते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लिख कर देंगे वो. अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट देम टू टेल यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP and CV. ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, हीट कैपेसिटी हम समझ गए. हमें गामा निकालना आ गया, द रेशियो ऑफ CP over CV, एंड वी ऑल्सो नो द रिलेशनशिप बिटवीन CP and CV. हमको डिफरेंट टाइप की हीट कैपेसिटी निकालना आता है. हमको ये भी आ गया कि इंथैल्पी चेंज कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, और इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी. और क्या जानना है हमको, व्हाट एल्स वी हैव टू फाइंड, देखते हैं. देखो, अब हम बात करेंगे कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात करते हैं, हमने पहले भी ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे. तो क्या चीज़ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ऐसी कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो, विदाउट एनी असिस्टेंट, एनी सच प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, सारी जितनी भी रियल प्रोसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होती हैं. उनको हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं चाहिए, वो अपने आप कंटिन्यू कर सकती हैं. ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा है, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन दैट अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल एनर्जी, दो एक्टिवेशन एनर्जी में भी रिक्वायर्ड. शुरुआत में आप थोड़ा सा एक्टिवेट कर दो उसको, उसके बाद वो अपने आप होगा. उन्हें कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नहीं आया हमको समझ में, हमको एग्जाम्पल चाहिए, देखते हैं. योर वाटर फ्लोज डाउन हिल, आप हेल्प करते हो क्या? अगर वाटर डाउन हिल आ रहा है, फ्रॉम अ हिल इट इज फ्लोइंग डाउन, अपने आप आ रहा है ना ग्रेविटी की हेल्प से, हम तो कुछ नहीं कर रहे ना. सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट प्रोसेस इज अकरिंग ऑन इट्स ओन. तो वो क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? बिल्कुल हाँ, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. प्लीज सी. हाँ, अपहिल लेके जाना है तो हमारी हेल्प की चाहिए, ज़रूरत है, पर डाउनहिल आ रहा है तो उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो अपने आप हो सकता है. और क्या, अगर आप देखो आयरन को एक्सपोज कर दो विद एयर एंड मॉइस्चर, अपने आप रस्ट हो जाएगा ना, वो हमारी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना. वी आर नॉट हेल्पिंग द प्रोसेस, अपने आप एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, कोरोजन हो जाता है मेटल्स का. स्पॉन्टेनियस है हाँ, जितनी भी रियल लाइफ प्रोसेस हैं सबकी सब स्पॉन्टेनियस है, सबकी सब अपने आप होती हैं. थोड़ा से शुरुआत में एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है किसी किसी को, अदरवाइज दे विल हैपन ऑन देयर ओन. दे डोंट नीड एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, कोई ज़रूरत नहीं है उनको किसी भी एक्सटर्नल इनपुट की. ठीक है, समझ गए हम. और क्या, आइस अगर मेल्ट करे रूम टेम्परेचर पर, आप रूम टेम्परेचर पर रख दो आइस को, आप हीट नहीं करे हो, आप कुछ नहीं करे हो, आपने बस रूम टेम्परेचर पर रख दिया, अपने आप मेल्ट हो जाएगी ना वो लिक्विड में. इट डज नॉट रिक्वायर आर हेल्प, राइट. पर अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कूल करना पड़ेगा, वो तो नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर, है ना. तो उसको द एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए, इसको नहीं चाहिए. तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन दैट अकर्स ऑन इट्स ओन, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड. शुरुआत में थोड़ी सी एक्टिवेशन लग सकती है उसको, वी कैन प्रोवाइड दैट एक्टिवेशन, आफ्टर दैट इट विल अकर ऑन इट्स ओन. पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी? जिसको आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी एवरी स्टेप ऑफ द वे, अपने आप नहीं होने वाली है. जब तक आप हेल्प नहीं करोगे वो प्रोसेस नहीं हो सकती. ओके, तो उसको कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फीजिबल नहीं है वो, ये क्या है? फीजिबल है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपकी जितनी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं वो सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, उनको कोई हेल्प नहीं चाहिए. ठीक है, तो आपकी इररिवर्सिबल प्रोसेस अगर है वो स्पॉन्टेनियस है. हम ये वाला भी क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें भी डिफरेंसेस देखेंगे, सो डोंट वरी, है ना. तो इररिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल है. ठीक है, और क्या हो सकता है? देखो नॉन स्पॉन्टेनियस. देखो, अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, अपने आप बिल्कुल नहीं होगी जब तक आप उसको एवरी स्टेप ऑफ द वे कोई ना कोई एनर्जी ना प्रोवाइड करो. Okay, so a non-spontaneous process will not occur on its own. It requires continuous input of energy. आप input नहीं करोगे एनर्जी, ये प्रोसेस नहीं होने वाली है. आप हेल्प नहीं करोगे इस प्रोसेस की, बिल्कुल नहीं होगी. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट रिक्वायर्स योर हेल्प एवरी स्टेप ऑफ द वे. ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इसके क्या एग्जाम्पल है? जैसे वाटर फ्लोज डाउन हिल, नहीं चाहिए हेल्प, पर वाटर को अपहिल लेकर जाना है, उसको तो हेल्प चाहिए, है ना. नहीं हो सकता अपने आप.
एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी, तभी जाकर होगा, अदरवाइज दैट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है नॉट पॉसिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फीजिबल, नॉट पॉसिबल, ये बोलना चाहते हैं। पॉसिबल कब तक नहीं है? जब तक हमारी हेल्प ना लगे। हम हेल्प करेंगे तो हो जाएगी, बिना हेल्प के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉन्टिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी। स्पॉन्टेनियस में कहा था शुरुआत में एक्टिवेट कर दो, फिर अपने आप होती रहेगी, फिर कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो, वाटर पंप्ड अपहिल, ऊपर जाने के लिए तो हेल्प चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन अपने आप तो नहीं होगा, आप हीट प्रोवाइड करोगे तभी होगा वो डिकम्पोज। ऐसे रखा हुआ है मार्बल और आप कह रहे हो डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, जी नहीं। फिर हम क्यों यूज करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन में, अगर उसने अपने आप ही डिकम्पोज हो जाना होता। CaCO3 इज योर मार्बल, राइट, दैट वी यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप कह रहे हो कि अपने आप डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, तो जितना भी कंस्ट्रक्शन में हमने मार्बल यूज़ किया अपने आप डिकम्पोज होके वो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज हो जाएगा, फिर वो किस काम का है? आप जब तक उसको हीट प्रोवाइड नहीं करोगे उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो अच्छी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। वी आर नॉट सेइंग इट इज़ अ बैड थिंग, we are just saying that it requires external input, it requires some external source of energy at every step of the way, otherwise it is not possible, ठीक है। और क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पर है हमारे पास, राइट, वी आर ड्रिंकिंग इट, अपने आप तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा ना, अपने आप तो H2 और O2 में चेंज नहीं होगा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट विल नॉट अकर ऑन इट्स ओन। आप हेल्प करोगे, आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब पॉसिबल है, इसके बिना नहीं है, ठीक है। So I hope this is clear. तो ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसका एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। क्यों पढ़ रहे हैं हम? Why are we learning about spontaneity or non spontaneity of a process? Every process, any real process, it has a natural tendency. Every process has a natural tendency to move towards spontaneity. तो ये समझना ज़रूरी है। और क्या चीज़ें हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो चलो एग्जाम्पल देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मेरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये मेरी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? कोई क्राइटेरिया है क्या स्पॉन्टेनिटी का जो देखकर हम पता कर सके? हाँ, देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी दैट वी आर नाउ गोइंग टू लर्न अबाउट, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। वी हैव classified spontaneous and non-spontaneous process. What is the criteria of spontaneity of a process? Let's see, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हर किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी अगर आपको डिसाइड करनी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहली चीज़, वो चाहता है, कोई भी सिस्टम है, इट वांट्स टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबल बनना है। और ये वाली बात आई हैव टोल्ड यू सो मेनी डिफरेंट टाइम्स। क्या बोला था मैंने? कि आप एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। अगर किसी भी सिस्टम को आप कंसिडर करो, किसी को भी कंसिडर करो, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो हर सिस्टम चाहता है, आप, मैं, एनी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट वांट्स टू अचीव द लोअर एनर्जी स्टेट, इट वांट्स टू अचीव द स्टेबिलिटी। कैसे मिलेगी उसको स्टेबिलिटी? कैसे अचीव कर सकता है वो लोअर एनर्जी? अगर वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ मूव करेगा, उसकी एनर्जी अपने आप डिक्रीज होगी। तो वही हम सीखना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये पहली कंडीशन है जिसके बेसिस पर आप स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते हो। पहला फैक्टर है, ओनली फैक्टर नहीं कह रहे हैं, और भी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ क्या कंसिडर करनी है? टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। आपको पता है आपके रूम में चीज़ें फैली हुई हैं, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। आपको मेहनत किस में रखती है कि आप अच्छे से अपने सामान को रखें, आप अपनी बुक्स को तरीके से रखें, आप जो भी आपके बाकी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज रखें अपने रूम में, बेडशीट, योर क्लोथ्स, एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट। उसके लिए चाहिए इनपुट ऑफ एनर्जी। अब डिसऑर्डरलीनेस तो अपने आप हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ थोड़ी करना होता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट। चीज़ें फैली पड़ी हैं आपके रूम में, बुक्स इधर उधर बिखरी हुई हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी असिस्टेंस फ्रॉम योर साइड, वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ रियल प्रोसेस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, वो अपने आप पॉसिबल है। एफर्ट किस में लगता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चीज़ों को तरीके से रखने में, ऑर्डर में रखने में, ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है।
एफर्ट लगता है। वही हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप कहना चाहते हो कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसका डिसऑर्डरलीनेस, उसका रैंडमनेस हाई होगा। ठीक है, देखो टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। क्या हम मेजर कर सकते हैं इस डिसऑर्डरनेस को? कह तो दिया कि रेंडमनेस ज़्यादा होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, या कभी भी आपकी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वहाँ पर डिसऑर्डरलीनेस हमेशा बढ़ती है। पर एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, क्या होती है ये डिसऑर्डरलीनेस, क्या होती है ये रेंडमनेस, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? कैन वी फाइंड दैट आउट? यस वी कैन, लेट्स सी हाउ। ओके, देखते हैं, चलो। एंट्रोपी अनदर स्टेट फंक्शन that will help us to find out कि कितना डिसऑर्डरलीनेस है, कितना रैंडमनेस है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो एंट्रोपी कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? कैपिटल एस से। वो क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरलीनेस, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस इन योर सिस्टम। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस, और ये भी एक स्टेट फंक्शन है। तो अभी तक कितने स्टेट फंक्शन पढ़ चुके हैं आप? आपने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, आपने पढ़ा एंथैल्पी, आपने पढ़ा एंट्रोपी, आप पढ़ेंगे गैस फ्री एनर्जी अगले सेशन में। सबके सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। सबके सब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं? सबके सब प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करते हैं, दे ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन था, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। हाउ वी अचीव दैट चेंज वी आर नॉट कंसर्न विद, नहीं पता चलेगा हमको। ठीक है, और गैस फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन दैट वी विल लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ये हो गया। तो एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव, ये भी अमाउंट पर डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक ऑल अदर्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और क्या? जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा होगी एंट्रोपी। बस इतना सा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हो या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हो, तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? आप अगर सॉलिड में रहते हो, सॉलिड स्टेट में, तो वहां पर तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं आपके एटम्स। पर अगर आप लिक्विड स्टेट में जाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, योर पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। और गैसियस स्टेट में तो और भी रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आप क्या देख रहे हो कि आपका डिसऑर्डरलीनेस, आपका रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। जितना ज्यादा डिसऑर्डरलीनेस उतनी ज्यादा होगी आपकी एंट्रोपी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा क्या इसके अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या देखोगे? पहले तो फिजिकल स्टेट क्या चेंज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो कह दोगे एंट्रोपी बढ़ गई। सबके सब गैसेस दिए हैं, फिर क्या करें? गैसियस मोल्स निकाल दोगे। अगर चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स पॉजिटिव आते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ एंट्रोपी बढ़ गई। अगर चेंज इन गैसियस मोल्स आपके नेगेटिव आते हैं, आप कहेंगे एंट्रोपी कम हो गई। एंड लाइक दैट यू कैन डिसाइड। ठीक है, ये यहाँ लिखा है, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरलीनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, जितना कम डिसऑर्डरलीनेस या जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उतनी कम होगी आपकी एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस ऑफ द सिस्टम। पर फॉर्मूला क्या होता है ये तो ठीक है, हम समझ गए, स्टेटमेंट थी, बट हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट? न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से बहुत आसान है, देखो। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ अ प्रोसेस। जो भी आपका हीट एक्सचेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, आ जाएगी चेंज इन एंट्रोपी। तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, चेंज की ही बात करें हमेशा की तरह। ठीक है, तो आपने देखा कितना हीट एक्सचेंज हुआ है, टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया। और आपको बताऊं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा, सिर्फ रेशियो निकालना है, सबसे आसान है एंट्रोपी निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, वी विल सॉल्व देम टुडे ऑल्सो। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है व्हाट इज डेल्टा एस? इट इज चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या है? हीट एक्सचेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। टी क्या है? टेम्परेचर। किस में देंगे? केल्विन में। आ गई एंट्रोपी, आ गई एंट्रोपी। तो हीट एक्सचेंज तो जूल में होता है, हाँ, टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो क्या यूनिट होगी एंट्रोपी चेंज की? जूल पर केल्विन होगी। अगर हीट एक्सचेंज कैलोरी में दे रखा है
कैलोरी पर केल्विन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी एंट्रोपी चेंज। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी, हम समझ गए कैसे निकालते हैं, पता चल गया। अब आपको निकालनी है और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं। आप निकालना चाहते हो एंट्रोपी चेंज डिफरेंट टाइप की प्रोसेस के लिए, आप निकालना चाहते हो एंट्रोपी चेंज फॉर अ फेज ट्रांजिशन, वो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, एकदम सिमिलर है। लेट्स सी दोस फॉर्मूलाज आल्सो, ठीक है। ये देखो, ये यूनिट्स बात कर चुके हैं, आपने जो भी निकाला है। ओके, आई हैव नॉट रिटन, अच्छा इसको ऐड कर लेंगे, हाँ, जूल पर मोल पर केल्विन एंड कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द यूनिट। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, जूल पर मोल पर केल्विन। ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और किस पर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पर, ठीक है, समझ गए हम। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द टाइप ऑफ प्रोसेस, और इसके अंदर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अगर आप देखें, मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, मैंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जाती है। देखो एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस जा रहे हो, यहाँ पर भी एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव है। कंडेंसेशन हो रहा है, गैस से लिक्विड जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं, तो एंट्रोपी देखो कम हो गई। तो यही तो करना है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जाए, तो कहोगे एंट्रोपी ज़्यादा है, इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है, चेंज इन एंट्रोपी। अगर आप जा रहे हो उल्टा, आपके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, तब आप कहेंगे एंट्रोपी कम हो रही है, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन है। देखो, फ्रीज कर रहे हो किसी चीज़ को, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, कॉम्पैक्टली पैक्ड अरेंजमेंट करना चाह रहे हो लिक्विड से सॉलिड में, तो क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज हमारा फिर से नेगेटिव हो गया। यहाँ देखो, गैसेस को मिक्स किया तो रेंडमनेस, गैसेस है ना, एक गैस है उसके पास रेंडमनेस है, बहुत सारी गैसेस मिक्स कर दी, अपने आप रेंडमनेस बढ़ गया, देन ऑल्सो एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन में आपके सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं, तो रेंडमनेस आपने कम कर दी, एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फर, अगर रेंडमनेस डिसऑर्डरलीनेस बढ़े तो कहोगे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, अगर रेंडमनेस डिसऑर्डरलीनेस घटे तो आप कहोगे एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड दी चेंज इन एंट्रोपी। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम बोल रहे थे फेज ट्रांजिशन के लिए एंट्रोपी निकालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालेंगे। लेट्स सी दैट आल्सो द लास्ट पार्ट, देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल एंड अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। इरिवर्सिबल क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, एक रियल प्रोसेस होगी। इसको कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं चाहिए, अपने आप होने वाली है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप इनपुट नहीं करोगे एनर्जी का, नहीं होने वाली है वो, ठीक है। अब ये देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी स्लो, क्वासी स्टैटिक। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज फास्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज स्लो, ठीक है। फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। इसे हम कहते हैं कि इट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। आप नहीं करोगे एनर्जी का इनपुट, आप नहीं प्रोवाइड करोगे एनर्जी, आप नहीं करोगे असिस्ट उस प्रोसेस को, नहीं कर सकते आप। तो रिवर्सिबल प्रोसेस शुड बी मेंटेन एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। इरिवर्सिबल में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप ऑफ द वे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, ठीक है। व्हाट एल्स? हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला, हीट एक्सचेंज ओवर जो भी आपका टेम्परेचर है इन केल्विन। यहाँ पर क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हमने कहा था स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए एक रियल प्रोसेस की नेचुरल टेंडेंसी है, इट विल मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस। तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये लिख रहे हैं। एंट्रोपी चेंज विल बी ग्रेटर देन जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है ओवर टेम्परेचर। और इसको आगे जाके आप सीखोगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वहाँ पर एंट्रोपी की ही बात करते हैं हम। वहाँ पर यही बात बोलते हैं कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। इसी का स्टेटमेंट है वो कि अगर आप कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर रहे हैं,
आप कोई रियल प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए हमेशा हमेशा entropy of the universe will be positive, will always increase. A real process, a spontaneous process will always move towards randomness. इसी को स्टेटमेंट के तौर पर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और क्या है, देखो टोटल एंट्रोपी चेंज इधर के लिए 0 है, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने कहा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज 0, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आई टोल्ड यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही है आपका सेकेंड लॉ जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, यही है, इसको एज अ स्टेटमेंट पढ़ने वाले, एक बात तो यही है, ठीक है। तो वी हैव नाउ सीन एंट्रोपी चेंज फॉर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। लेट्स सी सम मोर फॉर्मूलाज फॉर एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन बहुत आसान है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो, सॉलिड से गैस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। इस फेज चेंज के लिए हमको एंट्रोपी निकालनी है। क्या करें, जो भी एंथैल्पी आपने निकाली है, क्या होती है एंथैल्पी, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप हीट एक्सचेंज को एंथैल्पी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर क्या करोगे, टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। क्या चाहिए, जो भी वहां पर एंथैल्पी का चेंज आता है उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो। हमको याद करके जाना है जी, नहीं क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों बातें गिवन होती हैं। आई विल शो यू वन सच क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई। क्या करना है आपको, तो सिर्फ डिवाइड करना है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। क्या लिखा इधर, आपने लिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसको डिवाइड कर दिया टेम्परेचर से। आपने लिया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उसको डिवाइड कर दिया उस टेम्परेचर पर जहां पर वेपराइजेशन होता है। आपने लिया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसको डिवाइड कर दिया जिस भी टेम्परेचर पर सब्लिमेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हो। यहाँ पर क्या चल रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट। यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड से गैसियस स्टेट डायरेक्टली, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, और ये क्या है, फ्यूजन है। मेल्ट कर रहे हो ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, बस यही होता है, यही होता है। और ये यहाँ लिखा है, जिस भी ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हो उसकी एंथैल्पी दो और जिस टेम्परेचर पर वो ट्रांजिशन हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, हो गया काम। दैट इज ऑल यू हैव टू डू इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर एनी फेज ट्रांजिशन। यू विल जस्ट टेक द एंथैल्पी चेंज फॉर दैट और उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ वी हैव सीन दी entropy change for phase transition. Now we want to calculate the entropy change for an ideal gas. उसके लिए देखो बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आता है, दूसरा फॉर्मूला खुद लिख सकते हो, आई विल टेल यू। और क्या है, आपको अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इन सब के लिए एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला में बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेसिकली हमको एक ही फॉर्मूला याद करना है। हाँ, तो क्या है, कैसे निकालते हो एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, प्लीज सी। ये याद है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। उसके बाद क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तो फिक्स्ड ही है, ये निकाला V2 ओवर V1। ये क्या आ गया आपका, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। अब मान लो उसने ना दियो हमको हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमको दे हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट प्रेशर, आप ये प्रोसेस करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या करें, आसान है, CV की जगह CP कर दो, जो CV था उसकी जगह CP कर दिया, हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको याद करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये नेगेटिव क्यों लिखा है, मत लिखो नेगेटिव, क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल राइट दिस हियर। आप ऐसे याद कर लो, कोई बात नहीं। आपको पता है ना, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जानते हो ना ये बात, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो इधर अगर V2 by V1 लिखा है
तो प्रेशर के टर्म्स में क्या आएगा, P1/P2 आएगा ना, समझ रहे हो। तो उसने V2/V1 के जैसा लिखना है तो आप P2/P1 लिखो, वहाँ नेगेटिव साइन लिखो, नहीं लिखना है नेगेटिव साइन तो V2/V1 की जगह P1/P2 लिख दो, दोनों बातें सही हैं। तो आपके पास बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और उसको कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स पे लिखा है। हमने कहा था, ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, पहली बात हमने कहा था हम इन्हीं फॉर्मूला से ये भी बता सकते हैं कि क्या होगा एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो देख लेते हैं कैसे करना है। अगर आपके पास कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या करोगे, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला में आप डेल्टा टी को जीरो कर दोगे, T2 और T1 सेम आएगा, तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ना। हाँ, बचेगा क्या, NRln V2/V1 हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कितना लिखोगे, NRln V2/V1, प्रेशर दिया हो तो NRln P1/P2। दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। तो क्या किया आपने, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट ही तो किया है, तो एक ही तो फॉर्मूला है बेसिकली। आई विल शो यू, देखो क्या लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस, रियल फॉर्मूला अभी जो लिख कर आए थे, क्या लिखा था, NCVln T2/T1 प्लस NRln V2/V1, यही लिखा था। अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी तो जीरो होता है ना, यानी कि T2 सेम है T1 के, तो ln T2/T1 क्या हो गया, ln1, जो क्या होगा, जीरो। तो ये पूरी टर्म यानी कि जीरो हो गई। जी हाँ, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। बचा क्या, NRln V2/V1, NRln V2/V1। हमको तो प्रेशर की टर्म्स में लिखना है, लिख दो, V2/V1 को हटाकर माइनस NRln P2/P1 लिख दो, या ये नहीं पसंद आ रहा हमको, ये लिख लो कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाय बॉयस लॉ। ये आ गया रिलेशनशिप, इतना ही है, बस इतना ही है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट दी एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक के लिए निकालना है हमको, तो क्या करें, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V जीरो होता है, फिर से वही हो जाएगा, ln V2/V1 यानी कि जीरो हो गया। जी हाँ, तो ये वाली टर्म यानी कि जीरो हो गई। हाँ, तो बचा क्या, NCVln T2/T1, यही लिखा है। कुछ नया पढ़ा हमने, बिल्कुल कुछ नया नहीं पढ़ा। वो जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, उसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज आएंगी। आपको ये नहीं भी पता है ना, वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्टली आ जाता, पर एक बार हमने देख लिया है तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसको ये नहीं समझना है मुझे तो चार फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे एंट्रोपी चेंज के लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए, अलग अलग नहीं कर रहे हो, एक ही फॉर्मूला में बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस बारी क्या किया, V2/V1 को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ln V2/V1 को, V2/V1 तो 1 आता है, ln1 हमारा जीरो होता है। अब इसी बात को अगर वो पूछे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या आएगा वहाँ पर, NCPln T2/T1 आ जाएगा। और क्या, देखो ये था ओवरऑल फॉर्मूला। अब उससे क्या कहा, आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी डेल्टा P जीरो है, यानी कि P2 और P1 बराबर है, ठीक है, यानी कि ln P2/P1 जीरो है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ, ये सारा तो जीरो हो गया ना, क्या बचा, NCPln T2/T1 बचा। NCPln T2/T1 विल बी आवर फाइनल आंसर। हो गया सॉल्व। अगर आपको दिया हो उसने एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट एक्सचेंज जीरो हो जाता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, हो गया, यू आर डन। क्या करना था, वो जो 4 प्रोसेस की हम बात कर रहे थे इतनी देर से, वो इतनी आसान थी। क्या किया, बस वो जो ओवरऑल फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट की, वो वैल्यूज ही आपको काम आएंगी। इसलिए हमने फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। हमें आना चाहिए आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, और आप कितना सब कुछ निकाल सकते हो उससे। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी एंट्रोपी चेंज। फिर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे आप एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज का रिलेशनशिप देखकर गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, और उस गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से भी आप पता कर सकते हो कि आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। प्लीज सी फाइनल समरी जो भी आप पढ़कर आए हो एक जगह पर।
ये क्या है, NRLN V2/V1। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा T 0 होता है, आइसोकोरिक के लिए डेल्टा B 0 होता है, डेल्टा P 0 होता है। एडियाबैटिक के लिए हीट एक्सचेंज ही 0 हो जाती है, अच्छी बात है। और इरिवर्सिबल यानी कि स्पॉन्टेनियस, इसके लिए तो हम बात कर ही चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। दिस इज आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, समझ गए हम। अब बात आती है, ये तो समझ लिया, क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो कितने आसान है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। लिख लो पहले, आपको दे रखे 4 मोल्स, आपको टेम्परेचर दे रखा है T1 300, आपको टेम्परेचर दे रखा है T2 500 केल्विन। इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया हुआ है 5000 जूल्स। क्या पूछ रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपसे पूछा है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछा उसने, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बता दो, सारी चीजें दे रखी है, CV भी दे रखा है, सॉरी डेल्टा U भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है, T1 भी दे रखा है, मोल्स भी दे रखे हैं। कैसे निकालते हो डेल्टा U, ये पढ़ा था, अभी पढ़कर आए हो। देखो सब दे रखा है, डेल्टा U दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, CV निकालना चाहते हो, T2 दे रखा है, T1 दे रखा है, निकाल सकते हो ना। एक ही वेरिएबल मिसिंग है, सब दिया हुआ है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, हो गया आपका क्वेश्चन। And you are done. That is how you can calculate the heat capacity at constant volume. Such a simple question, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, इतना ही है थर्मोडायनेमिक्स, उससे घबराना नहीं है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी होंगी, काम की बात बहुत कम होती है उसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ याद है आपको, आपने पढ़ रखी है कि जब भी आप फेज ट्रांजिशन करते हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज करते हो, सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस है, या सॉलिड से गैस है, जब तक वो फेज ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाता आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। ये बात समझ में आती है? फेज ट्रांजिशन नहीं हो जाता मतलब जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक बारी वो दूसरे फेज में आ गया, तब आपने हीट प्रोवाइड की, तब उसका टेम्परेचर राइज करेगा। फेज ट्रांजिशन के टाइम पर कोई आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो आप अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हो या लिक्विड से गैस बनाना चाहते हो, बॉईल कर रहे हो अपने लिक्विड को, 100 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर लेकर आए, लिक्विड अब 100 डिग्री सेल्सियस पे है, जब तक जितना भी आपने लिक्विड लिया है वो वेपराइज नहीं हो जाता, आप देखोगे कि वो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। एक बार बन गए वो वेपर्स, अब भी हीट प्रोवाइड किए जा रहे हो, अब टेम्परेचर चेंज होगा। फेज ट्रांजिशन के वक्त कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान रखना है। और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने क्या कहा, हम जा रहे हैं वाटर जो सॉलिड है उससे वाटर इन लिक्विड स्टेट, यही क्या, सॉरी क्या करना है, हाँ लिक्विड से सॉलिड में जाना, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। हाँ हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, फ्रीज करें, तो वाटर आपका लिक्विड पर 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, और आपको आना है यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो इस फेज ट्रांजिशन के लिए आपसे पूछ रहा है कि निकाल दो एंथैल्पी का चेंज कितना हुआ। तो हमने क्या कहा था, जब भी फेज ट्रांजिशन होगा टेम्परेचर नहीं बदलता है, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे को लिक्विड से सॉलिड आने के लिए क्या चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, तब जाकर ही तो चेंज होगा ना, उसके बिना तो नहीं हो सकता। तो पहले तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस ले आओ, फिर आप इसका टेम्परेचर कम करो। ये आप करना चाहते हो, ठीक है। 10 से 0 आए, फिर 0 से फेज ट्रांजिशन हुआ, फिर जाकर आपने अपना टेम्परेचर कम किया, ये आप अचीव करना चाहते हो। तो कैसे करें, कैसे निकालें, इसके लिए
आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, कुछ नया नहीं करो। देखो आपने पहले क्या किया, 10 से 0 आए, आपने लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना। तो पहले लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप उसको फ्रीज करोगे, है ना। इतना ही कर रहे हैं, इतना ही करना है। तो यहाँ पर जो आपका चेंज आएगा वो कैसे निकालोगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन चाहिए, एंथैल्पी ऑफ हीट कैपेसिटी चाहिए फॉर द लिक्विड, हीट कैपेसिटी चाहिए फॉर द सॉलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सारी चीजें चाहिए, इससे आपको करेक्ट वैल्यू निकालनी है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लिक्विड से आए सॉलिड पर, इसके लिए क्या चाहिए, ये तो फ्रीजिंग कर रहे हो ना, तो उल्टा क्या होगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और यहां पर आप टेम्परेचर का चेंज कर रहे हो, तो यहां पे लिखोगे NCP डेल्टा T। ओके, कहां थे हम, यहां थे हम, राइट, यस, NCP, ओके लेट्स गिव इट सम टाइम, हमें यहां चाहिए NCP डेल्टा T। हाँ लेट्स सी, यहां पे चाहिए NCP डेल्टा T, इधर भी चाहिए NCP डेल्टा T, सब दे रखा है, तीनों को ऐड कर दोगे, हमें आता है हेसेल लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन। यहाँ पे काम की बात क्या थी, जो आपने टेम्परेचर का चेंज किया है वहां पर आपका आएगा एंथैल्पी चेंज इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी या कॉन्सेंट्रेशन, और जहां पर आप कर रहे हो फेज का ट्रांजिशन वहां पर एंथैल्पी चेंज आएगा उस फेज ट्रांजिशन के लिए, कि लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो, है ना, सॉलिड से लिक्विड को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसकी भी एंथैल्पी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, नेगेटिव साइन, एंड लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट द फाइनल एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। ट्राई दिस वन, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा T क्या लिखोगे, 10, फाइनल टेम्परेचर 0 - 10 लिख देते हैं। इसके लिए क्या दे रखा है, आपका वाटर लिक्विड के लिए हीट कैपेसिटी इज Y, तो ये Y इंटू 0 - 10, चेंज ही देख रहे हैं ना, आप इसको कर सकते हो केल्विन में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ चेंज से मतलब है, चेंज तो उतना ही आएगा ना, इसमें 273 ऐड करके करो या डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में करो, कर सकते हो केल्विन में, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं करे, क्योंकि आपको चेंज चाहिए, डिफरेंस चाहिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती तो ऑब्वियसली केल्विन में लिखते, है ना। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकते हो Z, फाइनल टेम्परेचर 10 है, -10 है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है, हो गया। आपने तीनों को ऐड कर दिया और आपके पास आ जाएगा टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30.4 kilojoule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride and the entropy change at the melting point is 28.4 joule per Kelvin। इसी की बात कर रहे थे कि आपको अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है, डायरेक्ट एंथैल्पी को टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, सब दे रखा है, कितना दे रखा है एंथैल्पी चेंज, 30.4 किलोजूल, और आपको क्या दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है हमको, एंट्रोपी दे रखा है, दिस वी वांट टू कैलकुलेट, और एंट्रोपी कितना दिया हुआ है 28.4। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये किलो जूल है एंड ये जूल है, ओके। तो इसको एज इट इज रखोगे, इसको लिखोगे 30.4 इंटू 1000, इसका रेशियो लोगे, आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन एंड यू आर डन। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन क्या देखा है, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। याद है फ्री एक्सपेंशन के लिए कहा था वर्क डन 0 होता है, लिख दो पहले तो उसको, फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन तो 0 होता है, ठीक है। एडियाबैटिक कंडीशन है तो हीट एक्सचेंज भी 0 होता है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। एंड अभी सीख कर आए हो, ये होता है एनसीवी डेल्टा टी, ये भी 0 होगा।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें सब जीरो दे रखा है? हीट एक्सचेंज इज जीरो एंड योर टेम्परेचर चेंज इज जीरो, और आपका हीट एक्सचेंज भी जीरो है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड यू आर डन. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड. सारे जितने भी क्वेश्चन किए सब जेईई में पूछे गए क्वेश्चन हैं. वी हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग. ठीक है, सो नाउ लेट्स समराइज एवरीथिंग. क्या सीखा हमने आज? वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज. टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सब सीखा हमने, सबके फॉर्मूलाज देखे. फिर हमने ये भी देखा कैसे पता करते हैं हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. इसमें हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम सीखेंगे सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में. वहाँ पर हम देखेंगे कैसे आप एंट्रोपी चेंज को रिलेट कर सकते हो अपनी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस से. और खाली एंट्रोपी चेंज नहीं, एंथैल्पी भी काम की चीज़ है, उधर गैस फ्री एनर्जी इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, इफ़ यू वांट टू enroll in our grade 8, grade 9, grade 10 JEE Foundation course, then you can check out our classes at 4 PM and 5 PM also, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, सब का सब रोज होता है. You will have a live session daily of 2 subjects. So you can check that out. You want to know more about us, you can also scan this code and download our app as well. Okay, so you can learn more about us. We have more such amazing content. In the next class, we will continue with our thermodynamics ka part 4. Last session hai, we will complete the chapter, and after that we will start with a new chapter of physical chemistry. So I want everyone to solve the questions that we have done today अपने आप से, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे खुद से. फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, एंड वी विल एंड द सेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन. हैव अ ग्रेट डे एवरीवन.